मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होता नजर आएगा। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की नजर रहेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है और ऐसे में जो अपडेट सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। वहीं वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर सीट पर सभी की नजर रहेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होता नजर आएगा। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन्हीं में से वाराणसी की वो हॉट सीट शामिल है जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में हैं। मतदान जारी है और ऐसे में मतदाता भी भारी हर्षोल्लास के साथ आखिरी चरण के इस मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान जारी है। 13 सीटों के रण पर किसके पक्ष में समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान किया है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं पीएम मोदी समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की आज साख दांव पर है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से चुनावी मैदान में। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और अभिनेत्री काजल निषाद गोरखपुर से चुनावी मैदान में। वहीं यूपी में आज महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर समेत रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। इस फेज की 13 सीटों में से 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं। वहीं 4 सीटें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के आसपास की हैं। वहीं 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, यानी एनडीए को यहां पर एक बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। बाकी 2 सीटें बसपा ने जीती थी। अब आपको बता दें, 7वें चरण के रण में किसका पलड़ा भारी होता नजर आएगा, यह बड़ा सवाल है। 13 सीटों पर रण किसके पक्ष में समीकरण, यह तो 4 जून को साफ हो पाएगा। वहीं आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ऐसे में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। फाइनल फाइट की पूरी तैयारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव पर देश भर की नजर है। वहीं देवरिया सीट की अगर बात करें तो 58.7% 2019 में वोटिंग देखी गई थी। शशांक मणि का कांग्रेस के अखिलेश प्रताप से मुकाबला है। वहीं 2024 में गोरखपुर सीट की अगर बात करें तो 2019 के वर्तमान सांसद रवि किशन चुनावी मैदान में है। इस सीट पर 2019 में 60.8% वोटिंग हुई थी। अब ऐसे में इस प्रचंड गर्मी के बीच वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। 2019 चुनाव के नतीजे अगर गोरखपुर सीट की बात करें तो रवि किशन ने 7,17,000 वोट हासिल किए थे। वहीं राम भुवल निषाद दूसरे स्थान पर थे, जिन्हें 4,15,000 वोट हासिल हुए थे। इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से अपना मतदान किया है। बूथ नंबर 223 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम योगी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए। और आप
अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। 13 सीटों पर यह रण है, किसके पक्ष में समीकरण है यह पता चल जाएगा 4 जून को, जब मतगणना होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में एनडीए इंडिया में कौन भारी है, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आज हिमाचल की भी सभी सीटों पर मतदान होने हैं। इसी खबर पर वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं मिर्जापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगा धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा वाराणसी में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देख रहे हैं, मतदान केंद्रों पर किस तरह की भीड़ नजर आ रही है? हाल में अगर मतदाताओं की बात की जाए तो सुपर मतदाताओं की लंबी कतार लगी। देखिए फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, मतदाता काफी लंबी लाइन लगाए हुए हैं और वोट लगा रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर वाराणसी में 47.8 रहा है, इसकी वजह से ज्यादातर मतदाता वाराणसी में सुबह पहुंच गए हैं और सुबह से लाइन लगभग 7 बजे से प्रारंभ हो गई और वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगभग 9 से 10 के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मतदाताओं की जागरूकता किस प्रकार की रहेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायद भी की थी और वाराणसी के जिलाधिकारी ने अपील भी की थी। तमाम टेंटों की व्यवस्था की गई है ताकि सहजता से लोग वोट दे सकें और वाराणसी के तमाम जगहों पे प्याऊ जल की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता आए और वो पानी पीते रहे, ठंडे रहे, हाइड्रेट होते रहे। तो वाराणसी जिला प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंट पड़े वाराणसी में और वोटर जो है वोट अपना दें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और उसके बाद जाके जलपान करें। अमन जी, मिर्जापुर से हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से मिर्जापुर सीट पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सुबह का वक्त है और ज्यादातर लोग अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए इस वक्त को सही मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम गर्मी देखते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मी वक्त के साथ बढ़ती जाएगी और मतदान प्रतिशत में थोड़ी बहुत कमी देखी जाएगी उस दौरान। जी बिल्कुल, आप में भी लेकर काफी उत्साह है। सुबह 6:30 बजे से ही लोग मतदाता लाइन सेंटर पर लगाकर आ चुके थे और जैसे ही पीठासीन अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और सुविधा नहीं होगी। पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर मतदान करें। इनका भी लीजिए, इनका भी लीजिए। आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही, मतलब क्या सोच के आपने मोबाइल में क्या मुद्दे थे? मेरा मुद्दा है जो मोदी जी का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग मतदान किए हैं और मेरा मतदान इस रसना विधानसभा में पहला मतदान है। हम पहली बार यहाँ रसना लोकसभा के अंतर्गत जो रसना विधानसभा है वहाँ मेरा ये पहला मतदान है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पहली बार मतदान करते हुए और मेरा पहला वोट जो है देश के विकास के लिए और देश की तरक्की के लिए है और मैं पूरी आशा के साथ मैंने वो वोट डाला है कि 4 जून 400 पार। और क्या आज पब्लिक से अपील करेंगी आप? मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप लोग मोदी जी को 4 जून रण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुक करूंगा हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता का। संतोष जी, अपनी बात पूरी करिए, किस तरीके से मतदान देखते हुए नजर आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता अपना वोट डाल रही है? देखिए, यहाँ सुबह 7:30 ये लोग यहाँ आ चुके थे और ठीक यहाँ पर जो है मिर्जापुर में मतदान को लेकर उत्साह था। लेकिन अधिकारी बैठते ही यहाँ पर मतदाता अपना मतदान देना शुरू कर दिए थे। लोगों में उत्साह है। मौसम भी बदली का मौसम है। कल तक तो यहाँ बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी, लेकिन बदली होने के नाते, सुहाना मौसम होने के नाते लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उत्साह पूर्वक, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो। ऐसे में लोग लगातार अपने सेंटर पर जाकर मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता के अंदर एक उत्साह है जो एक नया भारत, भारत बनाने का जो लोगों में मन में ठाना था, वो उस सपना को पूरा करने के लिए जो है सुबह
तो श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश, यहाँ हम आए आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकलब और आगे चल जाइए, बाबा काल भैरव को दर्शन करल जाइए, शहर कोतवाल से आज्ञा लेवल जाइए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे, फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में निकलेंगे। आपका प्रतिनिधि मौन है 3 दिन के लिए और जाकर के कन्याकुमारी में बैठा हुआ है। देखिए निश्चित तौर से पूजा उनकी पूजा में देखिए हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं, हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं, हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही, माँ गंगा का पावन तट है। तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है, लोगों से के सुख दुख में खड़ा रहने का समय है। जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे, उनके लिए मौन रहना इस समय, खास करके जो इस समय स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की जरूरत है इस समय। जनता को बिजली के बिल से भी राहत देने का प्लान है। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद वद तो क्या जनता दिलाती है, ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाया जनता ने, हमने वो सारी बोलते ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी इनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता है, वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। तो जितना समय लगेगा फिर भी लाइन में रहेंगे। अब ये तो मैं देरी से आया, मैं पूजा में रह गया था। अगर मैं सुबह 7 बजे आता जल्दी कर लेता, मैं पूजा में लीन हो गया था, तो मैं थोड़ा समय लगा। कोई बात नहीं, इसमें आनंद आ रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, मौसम इतना मस्त हो गया है। उत्सव का आनंद लिया। गोरखपुर के सांसद जी जो है लाइन में लग के वोटिंग कर। फाइनल फाइट की पूरी तैयारी है। 13 सीटों के रण पर चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी, गोरखपुर जैसी सीटों पर आज वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम भी थोड़ा मुनासिब है, ऐसे में लोग मतदान करने के लिए नजर आ रहे हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से मुकाबला सिर्फ और मुद्दे राष्ट्रीय भी रह जाते हैं और साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों मुद्दे यहां पर लोगों के मन में होंगे। क्या यहां पर पूरी तरीके से मोदी लहर देख पा रहे हैं, या लोग अपने कुछ मुद्दों को लेकर भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? देखिए, सीधी बात बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो जाति का समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति का समीकरण के आधार पर जीत बढ़ते हैं। तो हिसाब से पूर्वांचल में टिकट का बंटवारा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मैंने अभी था कि मिर्जापुर में देखिए अनुप्रिया पटेल पटेल समाज से आती हैं और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे राजभर समाज से आते हैं। चंदौली के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं और प्रधानमंत्री खुद वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का जो मतदान की बात अगर की जाए तो मतदान वाराणसी में डेवलपमेंट विकास मॉडल है। उसके साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार वाराणसी में अपने मुद्दों को रखी हुई थी और प्रचार प्रसार जोरों में चल रहा था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है, पब्लिक का जो रुझान है, वाराणसी सहित पूर्वांचल के आसपास जो देखा जा रहा है, डेवलपमेंट और जो विकास मॉडल है, टूरिज्म मॉडल है, उसको लेकर ज्यादातर लोगों में रुझान देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोगों से बात भी की गई ऐसे कॉमन चलते फिरते लोगों से, तो उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि वाराणसी
नहीं, अभी तो पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदली है और तस्वीर बदलते हुए डेवलपमेंट पे हम वोट कर रहे हैं। तो स्पष्ट चीजें कुछ न कुछ तो की जा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब जब वोट 9 बजे के बाद पड़ता है तो जनता का रुझान क्या होगा। उसके बाद जनता से हम लोग बात भी करेंगे कि जनता क्या सोचती है, कहाँ आखिर उनका क्या मुद्दा होगा, डेवलपमेंट मॉडल होगा या तमाम जो इंडिया बनाम एनडीए के जो वादे हैं, जो घोषणा पत्र है, क्या उसके जाते हैं क्या। जी, गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा गोरखपुर में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी रवि किशन कहते हुए नजर आ रहे थे कि मौसम थोड़ा मुनासिब बना हुआ है, तो ऐसे में लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमन, मैं बता दूं कि गोरखपुर में थोड़ा मौसम में राहत है और मैं इस समय उस मतदान केंद्र पर मौजूद हूं जहां पे अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे वोट कास्ट किया है। आपको बताते चले कि गोरखपुर में लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि सीएम सिटी है और यहाँ से जो है तमाम राजनीति की समीकरण बनती है। और ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले कास्ट किया है, उसके पहले रवि किशन ने वोट कास्ट किया है। और जहां तक लोगों के किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, इसको लेकर जो है थोड़ी बात हुई है हमारी जो है लोगों से। लोगों ने कहा कि यहाँ पे सीएम चूंकि हमारे शहर के हैं और लगातार जो है विकास को गति दे रहे हैं, तमाम यहाँ योजनाएं लागू हुई है, तमाम सड़कें बनी हुई है, सड़कों का जाल बिछ गया है इस तरीके से। तो यहाँ पे जितने विकास है उसको लेकर जो है लोग वोट कास्ट करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 35 सालों से गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का एक तरह से कहे तो कब्जा है, यानी कि जो लोकसभा की सीट है वो लगातार 35 साल से गोरखपुर में जो है बीजेपी जीतते चली आ रही है। ये बता दें 2018 में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें जो है एक बार समाजवादी पार्टी की जो है जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ये है कि जो जीत का रथ लगातार 35 सालों से आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़े। वही समाजवादी पार्टी जो गठबंधन की प्रत्याशी है काजल निषाद या उनके तमाम जो नेतागण हैं, उनको ये उम्मीद है कि इस बार जो है जो निषाद बाहुल क्षेत्र है गोरखपुर, निषाद जो है जातिगत समीकरण के तहत काजल निषाद को वोट करेंगे और 2018 जो है फिर रिपीट होगा। तो कुल मिला के है यहाँ पे जो है जातिगत समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहाँ मंदिर को लेकर जो है बीजेपी अपने जो है यहाँ पे अपना दमखम दिखा रही है। जी, मिर्जापुर से हमारे सहयोगी संतोष जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा मिर्जापुर से, यहां पर अनुप्रिया पटेल की साख दांव पर है, अपना दल एस से आती हैं, तो यहां पर कुर्मी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में क्या कहते हैं, क्या कुछ जातिगत समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं मिर्जापुर सीट की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल का जो जाति समीकरण है वो कुर्मी बाहुल पटेल जो है समाज काफी बाहुल क्षेत्र में रहता है, जिसके चलते आज उनको तीसरे नंबर एनडीए ने जो है उनको टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ पर कुर्मी बाहुल क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर केवट, मल्ला, बिंद जो है काफी संख्या में रहता है, उसमें ही ब्राह्मण भी उसी संख्या में रहता है, वैश्य समाज का भी रहता है। तो ऐसे में जो एनडीए का बहुत बड़ा थोक वोट था पटेल समाज, उसके साथ वैश्य समाज, उसके साथ जो है ब्राह्मण समाज, ये चारों तीनों जो है मिलकर समावेश के साथ जो है वो एनडीए सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करता था। लेकिन वहीं पर भदोही जो हमारा छटा हुआ जिला है, वहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद रमेश बिंद को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया और वो नाराज होकर समाजवादी पार्टी के बैनर तले यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो बिंद होने के नाते जो है यहाँ पर केवट, मल्ला, बिंद, मुस्लिम, यादव, ये 5-6 प्रजातियां जो है जो जातियां हैं उनके साथ है। वो कहीं ना कहीं ये कांटे की लड़ाई जो है मिर्जापुर में दोनों के बीच, अनुप्रिया पटेल जी और जो है रमेश बिंद के बीच में कांटे की लड़ाई है। और लोग बता रहे हैं कि ये जो है कहना मुश्किल है कि ये जीत किसके सर पे चेहरा बांधेगा, लेकिन इतना तय है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में मिर्जापुर की जो है लड़ाई चल रही है। जी,
वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जी का रुख करूंगा। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में मतदान प्रतिशत आज कितना अहम रोल रखने वाला है? क्योंकि कार्यकर्ताओं की ओर से एक 10 लाख वोटों से जीत का मार्जिन रखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़े रिकॉर्ड मैंडेट के साथ जिताना है। ऐसे में मतदान प्रतिशत कितना अहम रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज मतदान प्रतिशत की बात जो लगातार वाराणसी जिला प्रशासन कर रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात अपील कर रहा है। मैं लगातार टेम्परेचर की बात करता हूँ। उसके साथ साथ जिस बूथ पे हूँ, बूथ संख्या 310 और 312, यहाँ पे एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ वोटरों की काफी वोट कट चुके हैं और बीएलओ पे लगातार आरोप भी लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ अभी बात किए हैं और बीएलओ ने काफी लोगों का वोट काट दिया, जिससे लगभग 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले से वोट देते चले आ रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। इसको लेकर विरोध भी जारी है और यहाँ पे लोग लगातार प्रिसाइडिंग अफसर से और सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं ताकि वोट पूरी तरह से पड़ सके। लेकिन कुछ ऐसे वोट है जो चुनिंदे वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने वाले, वो कट रहे हैं, जो आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वोटर लिस्ट है उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या निर्णय लेते हैं और कैसे वोटिंग करवाते हैं, वोट परसेंट आखिर कैसे कॉज होता है, किस तरीके से वोट करवाया जाएगा। जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, निर्वाचन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड की संख्या है, उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब है। अब यहाँ के लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट और बड़े अधिकारियों की मांग भी कर रहे हैं कि आखिर कब तक वो आते हैं और इनकी जो समस्या है उसको रिजॉल्व करते हैं और वोट कास्ट करवाते हैं। जी, गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता जी का रुख करूंगा। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी की कर्मस्थली है गोरखपुर, जहां से सीएम योगी खुद एक दूसरा घर कहा जाता है। सीएम योगी अक्सर आते जाते रहते हैं। वहीं पर यहां से गोरखपुर सीट से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा गया। अगर बीते चुनाव की 2019 की बात करें तो 60% लगभग मतदान हुआ था। इस बार आज का मौसम कुछ मुनासिब नजर आ रहा है। मतदान प्रतिशत कितना अहम रहने वाला है? साथ ही सीएम योगी का जो फैक्टर है वो गोरखपुर में रवि किशन के लिए काम कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था पिछले चुनावों की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख वोटों से रवि किशन जीतते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल अमन, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ रहा है। लगातार 35 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो है बीजेपी की सीट रही है। आपको बता दें कि 2018 में लगभग 35% कुछ वोट हुआ था, जिसको लेकर जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 2019 में 55 कुछ परसेंट वोट हुआ था, जिसमें 3 लाख वोट से रवि किशन की जीत हुई थी। वहीं आपको ये बताते चले कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जब वोट का प्रतिशत होगा तो जीत का अंतर जो है काफी बढ़ेगा। यानी कि जो पिछले 2019 में लगभग 3 लाख वोट से विजयी हुई थी यहाँ पे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, वहीं उम्मीद है इस बार उन लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा जब वोट बढ़ेगा तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वोट परसेंटेज जब ज्यादा बढ़ेगा तो जीत का अंतर काफी ज्यादा रहेगा। जी। साथ ही सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर गोरखपुर से सटी कई सीटों पर आज चुनाव होने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये जो सीएम योगी और मोदी फैक्टर है ये अन्य सीटों पर भी किस तरीके से काम करने वाला है? क्योंकि गोरखपुर से सटी कई सीटों पर आज मतदान होने। 7वें चरण के रण में किसका पलड़ा भारी होगा, एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 13 सीटों के रण में कई अहम सीटों पर मतदान होना है, जिसमें खुद वाराणसी की वो सीट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है, गोरखपुर की वो सीट जहां से अभिनेता रवि किशन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, और साथ ही घोसी की सीट पर भी सभी की नजर आएगी, मिर्जापुर की सीट पर सभी की नजर आएगी जहां से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। फाइनल फाइट की पूरी तैयारी है। ऐसे में एनडीए इंडिया में कौन भारी है ये 4 जून को साफ हो पाएगा जब मतगणना होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।